आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं और इन 77 सालों में देश ने काफ़ी तरक्की की है और एक लंबा सफ़र तय किया है। हमारी कामयाबी एकदम बेजोड़ हो ऐसा दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिन चुनौतियों के बीच हमने ये हासिल किया है वो सामान्य से अलग ज़रूर है। हम उन चंद बड़े देशों में हैं जहां लोकतंत्र जिंदा है और वो बखूबी काम भी कर रहा है। इमरजेंसी को भी याद करें तो उससे भी निजात यहाँ के लोगों ने ही दिलाई। फिर अपने देश में दुनिया की करीब 18% आबादी बसती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की काफ़ी चर्चा होती रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस आबादी को हम आज़ादी के बाद से मैनेज करते रहे हैं वो आम आसान नहीं है, वो भी जब संसाधन भी कम थे और देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बावजूद इसके कि हम आज 5वीं बड़ी इकॉनमी है, चंद वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। मौजूदा मोदी सरकार ने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। पर कई चैलेंज आज भी हैं। हमने बदलाव चाहे हजार देखे हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक नहीं बदली हैं। जाति और धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति एक ऐसा ही मसला है। गरीबी, अशिक्षा नंबर में कम भले दिखती हो, लेकिन अब क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आर्थिक तरक्की का फ़ायदा बड़े तबके तक जल्दी पहुँचे, ये कैसे संभव हो? आज जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, हम ऐसे ही कुछ मोटे और महीन मुद्दों पर अपने विद्वान मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जात पात धर्म इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि इससे निजात पाई जा सके। राजनीति है कि इसे जाने नहीं देना चाहती और समाज भी इसे सीने से लगा के बैठा है, ये भी एक हकीकत है। तो ये जाति का जंजाल क्यों नहीं टूटता, क्यों नहीं छूटता, और ऐसी क्या चीज़ है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हम मर्ज का सही इलाज नहीं कर रहे हैं, या हमसे ही कोई चूक होती है समाज के तौर पे, शासन के तौर पे, राजनीति के तौर पे। वो क्या कारण है जिससे हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, विद्वान, लेखक जुड़े हुए हैं। परिचय कराता हूँ आपका। रामकृपाल सिंह जी हैं, नीरजा चौधरी जी, सतीश प्रकाश जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक के बजाय मैं थोड़ा सामाजिक संदर्भ, विश्लेषण, ये क्यों नहीं दूर हो पा रहे, इनको ज़्यादा समझने की कोशिश करें। वैसे आप फ्री हैं, आप कुछ भी अपने व्यू रख सकते हैं इसमें। तो मैं आज रामकृपाल जी, आपकी अनुमति से नीरजा जी से शुरू करें। नीरजा जी का व्यू पहले समझते हैं। बिल्कुल 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 जी, तो नीरजा जी, ये जो प्रश्न हमने रखे हैं हमारे मन में हमेशा, और ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है जो बड़े शहरों में रहती है, जिसने बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा होगा, या जो लोग ये सोचते हैं, तो उनके मन में एक बड़ा सहज प्रश्न आता है कि ये व्यवस्था बदलती क्यों नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, एक मायने में तो जो जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की भी बात है। एक मायने में तो जाति का होल्ड कम हुआ ही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, शिक्षा आगे बढ़ी है, शहरों में लोग आए हैं, माइग्रेशन हुआ है, तो आज अब शहरों में आप जाके किसी छोटे ढाबे में बैठ के खाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि खाना किसने बनाया, खाना कौन सर्व कर रहा है, चाहे आप जिस जात के हों। वो दलित भी हो सकता है जिसके हाथ से आप खाना नहीं खाना चाहते या नहीं चाहते थे। नौजवान तबका इस मामले में ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो ये बदलाव तो आया है, धीरे धीरे आ भी रहा है। लेकिन जो चीज बहुत और भी जिसको बोलते हैं ना इंट्रेंच हुई है, गहरी हुई है, वो कास्ट का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो कि जो मंडल से स्टार्ट हुआ, मंडल जब हुआ 1990 में, तो उससे जोर पकड़ा और उसके बाद में थमा नहीं है। और जो उसकी वजह से कहते हैं ना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सत्ता में शिरकत उन कम्युनिटी द्वारा जो कि एकदम पेरिफेरीज में रही थी, हाशिए पे रही थी, जो दबी थी, कुचली हुई थी, आज उनकी आवाज बुलंद हो रही है। हमें मालूम है अभी हाल के इलेक्शन में दलितों ने किस तरह से रोल प्ले किया नॉर्थ इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। जो ओबीसीज है उनके अंदर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, उनका कितना अहम रोल बढ़ रहा है। आज प्रेसिडेंट की स्पीच में
जो कि इंडिपेंडेंस डे ईव पे उन्होंने कहा है, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की है, एफर्मेटिव एक्शन की बात की है। तो हर पार्टी, सब पार्टियां उसी दिशा में जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना पड़ेगा, अगर डेमोक्रेसी है और नंबर्स 1 पर्सन 1 वोट है, तो जिसके जितने नंबर्स हैं उसका फर्क तो पड़ने ही वाला है एक लोकतंत्र में। तो एक मायने में कास्ट का होल्ड कम हुआ है सोशल लेवल पे, दूसरे मायने में पॉलिटिकल लेवल पे उसका होल्ड और मजबूत हुआ है। और जो नीचे की जातियां मानी जाती थी, वो अपनी जाति को एज अ बैज ऑफ ऑनर मानती हैं और बताती हैं, आप मेरा नाम ये है, मैं इस कम्युनिटी इस जात से हूँ। तो ये दोनों पैरेलल ट्रेंड्स हैं हमारी सोसाइटी में आज। जी नीरज जी, एक सवाल, आपने कहा कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है और जिसकी वजह से वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके रूट्स तो कहीं ना कहीं समाज में ही होंगी ना। देखिए, अगर आप इसको अक्नॉलेज नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं, ये पहले क्या होता था कि जात को नकार दीजिए, दबा दीजिए, मतलब पॉलिटिक्स में भी इक्का दुक्का लोगों को ले आइए कि भाई ये इस जात का, इस जात का है। पर आज जो जातियां, अगर ओबीसी 31 सेंसस में 31% था, सॉरी 52% था 31 सेंसस में, और आज अगर बिहार के आंकड़े सही हैं तो 65% माना जा रहा है। तो अगर नेशनल कंसेंसस होता है तो क्या उतना मुद्दा हो सकता है? तो वो तो कहेंगे हमको जो मिलना चाहिए वो हमें देना चाहिए, हमको क्यों 5 या 10% पे बिठा के रखा जाएगा? ये तो एकदम वाजिब आवाज उठेगी एक डेमोक्रेसी में, जैसा मैंने कहा, जहां 1 पर्सन 1 वोट है। तो कहीं ना कहीं आप जाति को नकार नहीं सकते हैं कि भाई उसको आप भूल जाइए, उसके बारे में बात नहीं करिए, क्योंकि वो कास्टिज्म है, जातिवाद है वो। मुझे लगता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको देखने की जरूरत है कि किस तरह से इससे जूझा जाए कि वो जातिवाद में नहीं परिवर्तित हो, बस सोशल जस्टिस जो इन कम्युनिटीज को मिलना चाहिए उसकी उसी नजर से देखा जाए। जी रामकृपाल सर, देखिए अभी आजकल हम लोग मतलब इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी आप देखें तो जाति की जनगणना ना, जात की पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो सब यूज़ कर रहे हैं उसको, धर्म को भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे भी अपना काम बने वो लोग कर रहे हैं। आप चूँकि 40-50 साल सर आप लिखते पढ़ते रहे हैं और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, टूट क्यों नहीं रही ये बेड़ी? कहाँ पे रोड़ा अटकता है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए दोषी हैं? देखिए नीरज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें ज्यादा राजनीति नहीं, तो हालांकि विषय थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैंने गांधी जी पर एक जैनेंद्र कुमार की किताब है, अकाल पुरुष गांधी। उसमें एक चैप्टर है कि गांधी जी ने जो कहा था उस समय, गांधी जी के जो समाज था उसके 3 मुख्य पाए थे। उसका था ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण और वर्ण व्यवस्था। तो यह सवाल किया गया था गांधी जी से कि आप वर्ण व्यवस्था को क्यों ऐसा कहते हैं कि आप, इसका मतलब है कि आप जातिवाद में विश्वास? तो उन्होंने कहा था नहीं, समाज में उन्होंने कहा था कि आज वेस्ट में, रसिया में, आप उसको कास्ट मत कहिए, स्टेटा कहिए। वहां भी स्टेटा है, लोअर स्टेटा, मिडिल स्टेटा, अपर स्टेटा। जैसे हम लोग, आप याद है आपको, टीआरपी करते हैं तो क्या होता है, एसएससी ए, एसएससी बी, एसएससी सी, एसएससी ई। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो अभी क्या है कि जो कास्ट है यही बहुत हद तक क्लास हो गई है। जैसे दलित है वो लैंडलेस पीजेंट्री है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने ये कहा था कि हम, जब उस समय क्लास स्ट्रगल की बात बहुत चलती थी और वामपंथ का बहुत था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ अगर आप वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो जाति संघर्ष होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ग जातियों के रूप में ही है। अब खैर उस पर मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए, गांधी जी ने बात जब भी कही हो, 1947 में आजादी मिली, और आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ, मैं समझता हूं कि वो सन 74-75 में हुआ। और वो आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नहीं था, बहुत एक गुजरात के एक बेस बिल से शुरू हुआ था। लेकिन मैं संक्षेप में कहूंगा,
और आज के तमाम वो सामाजिक ताकतें, यानी जो लोहियावादी थे, वामपंथी, सीपीएम सीपीआई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रोग्रेसिव, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले ताकत है, वो चाहे लालू हो, नीतीश हो, मुलायम हो, रामविलास पासवान थे, ये सब लोग उसी में थे। और नारा था, यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं। और क्या नहीं चलने देंगे? जाति नहीं चलेगी। जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, ये नारा था। तो वे तमाम लोग आए, उनको लगा कि अब जातियों को तोड़ो, जाति तोड़ो, ये लोहिया जी भी कहते थे, और इससे आगे समाज बढ़ेगा। तो अब धीरे धीरे आप सोचिए 50 साल हो गए, एक जगह तो आपने ये शुरुआत की थी कि समाज में जाति को तोड़ना है। वो तमाम फोर्सेस, और कुल मिलाकर के ज्यादातर, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है या साउथ है, यहाँ पर तो कोई यही ताकतें रही हैं जो जो मतलब सामाजिक न्याय की ताकतें थी। इन्होंने इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे हैं, शासन किया है। तो अब आज आकर के आप देखिए समाज में जाति की बात कब होती है? इलेक्शन को अब थोड़ा अगर आप छोड़ दें, हम आप शहर में रहते हैं, गांव में भी जाते हैं, कितनी बार हुआ, ये तो है कि जाति एक पहचान है, लेकिन उस जाति का किसी चीज के लिए इस्तेमाल, आप देखिए लेखपालों का आंदोलन होता है तो सारे लेखपाल इकट्ठा होते हैं, पेंशन का मामला हो तो सारे पेंशनर होते हैं, उसमें कोई ये नहीं जानता कि पिछड़ा है, अगड़ा है, फलाना है। तो धीरे धीरे कोई भी समाज, जो एक एग्रेरियन सोसाइटी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, तो ये जातियां धीरे धीरे, जैसा नीरजा जी कह रही थी, बहुत सही बात, उनका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन होता क्या है, 2014 में जातीय कार्ड नहीं चला था, 19 में नहीं चला, इस बार चलाया गया। तो होता क्या है, जातियां तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, जो जातियों की बड़ी बात आती है, ये तभी आती है जब कोई इलेक्शन में किसी तरह का ध्रुवीकरण करना हो। तो ये बहुत सही बात है हमारे यहाँ पे कि जब आप देखते हैं कि ये जो धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण होता है, उसको तोड़ने के लिए जातीय ध्रुवीकरण किया जाता है, ताकि जातियां जो भी है, मेजॉरिटी जो है, उसमें जातियों में बंट जाए लोग। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि इसको सबसे ज्यादा जातीय चीज फैलाने वाले वे लोग हैं जो कभी ये नारा लेकर के आए थे कि यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कसमें खाई। जाति आज भी है, जाति आज के 100 साल बाद भी रहेगी, वो एक पहचान है। लेकिन आप जैसे कहते हैं, कोई को कुछ भी कर ले, हम किसी कैंटीन में जाते हैं, कोई राय साहब बैठे हैं, कोई सिंह साहब बैठे हैं, कोई पंडित जी बैठे, कोई शर्मा जी हैं, कहाँ हम किस चीज की वो करते हैं, कोई मोहम्मद साहब है